मेरा नाम दीपा है। जब मैं 7 साल की थी तब मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरे सर पर अपने माता पिता का साया नहीं था, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी। मेरे चाचा कोई जालिम इंसान नहीं थे, मेरे चाचा तो बल्कि बहुत अच्छे इंसान थे। जब मेरी शादी हुई इस टाइम मेरी उम्र 18 साल की थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जो परिवार मेरे चाचा को मेरे लिए मिला वह इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस ठीक ठाक ही था। लड़के वाले ज़्यादा अमीर भी नहीं थे और ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। मेरे चाचा के पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मेरी चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह चाचा से किसी ने मेरी किसी बात पर लड़की रहती थी। मैं खूबसूरत थी, इसलिए ज़्यादातर मेरे लिए अच्छे रिश्ते ही आते थे। मेरे लिए जो भी अच्छा रिश्ता आता तो चाचा वहाँ पर चाचा से मेरे रिश्ते के लिए मना कर देते थे और कहते थे कि तुम सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में सोचो। अगर तुम्हारी भतीजी की शादी अच्छे परिवार में करेंगे तो वह लोग हमसे ज़्यादा दहेज मांगेंगे, और वैसे भी हमारी बेटी नहीं है, इसलिए इसकी शादी तो कहीं भी कर दी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी बेटी की दहेज देना है। हमारे पास तो इससे ही घर में काफ़ी सारी परेशानियां हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी भतीजी की शादी में हम अपना रुपया पैसा बर्बाद करें। इसलिए जल्दी से इसके लिए कोई दूसरा मामूली सा रिश्ता देखकर इसको हमारे घर से निकाल दो, नहीं तो मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं होंगे। क्योंकि जो भी हमारे घर में आता था वह मुझे ही पसंद करके चला जाता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियाँ मोटी मोटी सी और काली सी थी, लेकिन चाचा की बेटियों का बिहेवियर मेरे साथ कहीं बुरा नहीं था। वह हमेशा मेरे साथ मेरी सगी बहन की तरह रिएक्ट करती थी। चाचा भी अच्छे थे, बस चाचा का ही बिहेवियर मेरे साथ हमेशा ख़राब रहता था। वह मुझसे छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करती थी, मुझे डांटती थी, और उनको इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि रिश्ता मेरी बेटियों के लिए आता है, लेकिन वह लोग पसंद दीपावली को करके चले जाते हैं। कभी कभी तो चाचा ऐसा भी किया करते थे कि जब लड़के वाले उनकी बेटियों को देखने आते तो वह मुझे कमरे में छुपा दिया करती थी। इन्हीं बातों से तंग आकर चाचा ने मेरे लिए मामूली सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। लड़के वालों की कोई और मुझे कोई सामान नहीं दिया, बस मुझे खाली हाथों घर से निकाल दिया। जिस घर में मेरी शादी हुई थी उसमें भी कोई औरत नहीं थी। मेरा पति दूसरे शहर में नौकरी किया करता था, यहाँ से लगभग दो दिन की दूरी पर था, इसलिए बार बार आ भी नहीं सकता था। इसलिए हर एक महीने में एक बार चक्कर लगा लिया करता था। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, वह दूसरे शहर में भी नहीं, काम से काम अपने ही देश में काम करता है। अगर देश से बाहर काम करता होता तो 1 साल या 2 साल में ही घर आता। मेरे ससुराल में कोई और औरत नहीं थी, सिर्फ मेरे ससुर थे, और मेरे पति भी दूसरे शहर में काम करते थे। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हें परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, तुम्हारा बहुत ख्याल रखते थे, और उनकी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलती। यह बात तो सोचती कि मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरे पति ने कहा कि मुझे अब काम पर जाना होगा। मैं सिर्फ शादी के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। मेरी छुट्टी पूरी हो गई, इसलिए मेरा वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने पति को बड़े आंसुओं के साथ विदा कर दिया। वह अपने काम के लिए जा चुके थे। मेरे पति का नाम निशांत था और मेरे ससुर का नाम विनोद था। मेरे ससुर ये बहुत सुबह सुबह अपने काम पर जाया करते थे और मैं उनके लिए रास्ता बनाकर पहले ही रेडी कर दिया करती थी। नाश्ता करने के बाद मेरे ससुर अपने काम पर चले जाने लगे थे। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि मेरे जाने के बाद दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। मैं भी जब दरवाज़ा बताऊं तो पहले पूछना कि कौन है। जब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हूं तभी तुम मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलना। वह मुझसे बहुत प्यार किया करते थे और बेटियों की तरह मेरी हर बात को मानते थे। मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद देकर चले जाते थे। वापस आने पर मेरे ससुर मेरे लिए पकौड़ियाँ लेकर आते थे। मैंने अपने ससुर से कहा, बाबूजी इसकी क्या ज़रूरत थी? तो वह कहने लगे, भाई तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हें इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आज तुम्हारी सास जिंदा होती तो वह भी तुम्हें इतना ही प्यार किया करती थी, और अगर मेरी बेटी होती तो वह तुम्हारे साथ बिल्कुल सहेलिये की तरह रहती। पर क्या करे, शायद इस घर में तुम्हारा अकेला रहना ही भाग्य में लिखा हुआ था। मैंने कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, आप तो है ना। इस घर में मेरे लिए मेरे ससुर रोज़ाना मेरे लिए कोई ना कोई खाने की चीज़ ज़रूर लेकर आया करते थे, लेकिन एक बार तो मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आ गए
जिससे मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और यह देखकर मैं थोड़ी हैरान हो गई थी। मेरे पति एक होटल में शहर की नौकरी किया करते थे और उस होटल में रात दिन खाना बनाता था, इसलिए उन्हें दिन भर किसी से बात करने की परमिशन नहीं होती थी। और रात के टाइम पर बस वह थोड़ी बहुत देर के लिए मुझसे बात किया करती थी, लेकिन वह इतने थके हुए होते थे कि बात करते करते सो जाया करते थे। मुझे अपनी पति की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं सारा दिन अपने पति की कॉल आने का वेट करती रहती थी। लेकिन वह मेरे पति की मजबूरी थी, वह सारा दिन होटल में खाना बनाते रहते थे और खाना बनाते बनाते बुरी तरीके से थक जाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह हमारे शहर पर हमेशा फेमस होटल है, जो कि बहुत बड़ा है, जहाँ पर लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए और नाश्ता करने के लिए आते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर किसी से भी ज़्यादा बात करने की फुर्सत नहीं मिली। यहाँ पर नए नए तरीक़ों का खाना बनता है। मेरे पति ने शुरू से ही शहर का काम किया था, इसलिए उन्हें दूसरे शहर में बड़े होटल में नौकरी मिल गई थी, जिसके पैसे बहुत ज़्यादा मिलते थे और अच्छी भी थी। मेरे पति ने मुझसे शादी पर भी बहुत अच्छे और कीमती गिफ्ट दिए थे, जो शायद मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, क्योंकि चाचा चाची के घर में तो सिर्फ मैंने गरीबी ही देखी थी। उन लोगों ने कभी मुझे कोई महंगी चीज़ छूने तक नहीं दी थी। मेरे पति ने कहा कि मुझे यहाँ पर अच्छे पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इतनी दूर तुमसे अलग रहता हूँ, नहीं तो तुमसे दूर नहीं रहता। ऐसी नौकरी शायद मुझे अपने शहर में हरकत नहीं मिलती। लेकिन कुछ दिनों बाद ही एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पति की अचानक मौत हो गई। जिस होटल में वह काम किया करते थे, उसे बिल्डिंग में सिलेंडर फट जाने की वजह से मेरे पति की मौत हो गई। मेरे लिए यह सब बहुत दुख था। मैं शादी के 3 महीने तक बाद ही विधवा हो गई थी। मेरे चाचा ने मुझे वापस घर चलने के लिए कहा, तो चाची ने हंगामा मचा दिया कि माँ ने तो शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई। यह मनहूस है और इसको मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी और ना ही इसका असर अपनी बेटियों पर पड़ने दूंगी। जब तक ये हमारे घर में रहती थी, हमारे घर में भी कुछ ही अच्छा नहीं होता था, और जब से इसकी शादी हुई है और ये हमारे घर से चली गई, उसी दिन से ये हमारे घर से भाग खुल गए। मैं तो कभी भी इस मनहूस को अपने घर में दोबारा से घुसने नहीं दूंगी। चाची का बिहेवियर देखते ही मजबूरन मुझे फैसला किया कि मैं दोबारा अब उनके घर में नहीं जाऊंगी और अपनी खुशहाल में ही रहूंगी, क्योंकि चाचा के घर में अच्छी ज़िंदगी तो मेरी ससुराल में रहकर ही गुजार रही थी। मेरे चाचा ने मुझसे कहा था कि तुम फिक्र मत करो, आजकल तो विधवा लड़कियों की भी दूसरी शादी हो जाती है, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता तलाश करता हूँ। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने पति से बहुत याद आती थी और मैं आज भी अपने पति से प्यार करती थी। एक दिन मेरे ससुर काम से जल्दी वापस आ गए। मैंने देखा कि मेरे ससुर के हाथ में एक ब्लैक कवर कैबलेट हो कहने वाले हो कि बहू रात को यह ब्लैंकेट और यह कर सोना, बहुत सर्दी हो रही है, तुम यह ब्लैंकेट रात को खूब गर्मी देगा। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे अपने ससुर की यह पूछना चाहिए था कि यह मुझे यही ब्लैंकेट रात को बोलकर क्यों सोना चाहिए। अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं हो रही थी और यह ब्लैंकेट काफ़ी मोटा था। मेरे ससुर ने कहा कि मैं यह स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और रात को इसको ओढ़ कर सो जाना। मैंने सोचा कि चलो मैं इसको रात को ओढ़ कर सो जाऊँगी। वैसे भी इस घर में ज़्यादा सामान नहीं था और मुझे भी दहेज नहीं मिला था। मैं वह ब्लैंकेट रात को ओढ़ कर सो गई थी। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब सुबह होते ही ससुर ने मुझसे कहा कि मुझे ब्लैंकेट वापस कर दो। मैंने सोचा कि शायद मेरे ससुर ने मुझे ब्लैंकेट रखने के लिए दिया होगा। मैंने कहा कि लेकिन बाबूजी, मैंने तो रात ब्लैंकेट ओढ़ लिया था और इसे इस्तेमाल में ले लिया था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा किया जो तुमने इसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब यह मुझे वापस कर दो। मैं वह ब्लैंकेट उठाया और अपने ससुराल को वापस कर दिया और ससुर ने वह ब्लैंकेट एक बड़े से बाग में रख कर लिया और अपने साथ लेकर चले गए। नहीं रहा था, वह काफ़ी महंगा था जो वह लेकर गए थे, इसलिए शायद वापस करने भी चले आए थे। मैंने भी अपने ससुर से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे और उनको ब्लैंकेट वापस कर दिया था। मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी, लेकिन अब वो वापस लौट कर नहीं आ सकते थे। रात भर में उनकी याद में जागती रहती थी
लेकिन आज रात मुझे बहुत अजीब नींद हुई थी। देखिए, पिछले दिनों से सारी रात जागती रहती थी और रोती रहती थी और रोती रोती अपनी हालत बुरी कर लेती थी। लेकिन आज रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ झूठ है और मैंने अपने पति और मेरे पास वापस आ गए और आकर कहने लगे मेरे मरने की खबर झूठी थी और मैं तो ज़िंदा और तुम्हारे सामने हूँ। मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, यह तो सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात थी। मैं इस तरह से कोई ज़िंदगी में वापस आता है और ना ही इस तरह से ज़िंदगी में कोई वापस चला जाता है। मौत को बहुत बुरी चीज़ है। इंसान के साथ कभी इंसाफ नहीं करती और इसके घर वालों को ऐसे हालातों में डाल देती है जिसके लिए वह पहले से ही तैयार नहीं होते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी विधवा हो जाऊंगी और मेरे पति जिसके साथ मैंने सिर्फ 1 महीने से ही सिर्फ 3 हफ्ते ही गुजारे थे, मुझे नहीं पता था कि वह मुझे इतनी जल्दी छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। मुझे उम्मीद लग रही थी कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति हो गए अभी सिर्फ 15 दिन गुजरे थे। कुछ दिन और गुजर जाते तो शायद मुझे पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरे पति यहाँ पर आए थे तो पूरा 1 हफ्ता हम दोनों ने एक साथ ही गुजारा था और जब वापस गए तो उसको 2 दिन बाद यह खबर आ गई कि उनकी मौत हो गई। इसलिए मेरे पास अभी एक उम्मीद बाकी थी। रात को जब मेरे ससुर घर वापस आ गए तो उनके हाथ में फिर से वही ब्लैंकेट था। वह कहने लगे ब्लैंकेट रात को ओढ़ कर सो जाना। मैंने कहा क्या बात है, आप इसको वापस लेकर गए थे? वह कहने लगे उसे दुकान पर शायद यह उसे महंगा दिया था। मेरे दोस्त ने बताया कि तुमने यह ब्लैंकेट महंगा ख़रीदा है। मैंने तो काफ़ी सस्ता ख़रीदा है, इसलिए मैं वापस उसी दुकान पर लेकर गया था और उससे झगड़ा किया, लेकिन फिर दुकानदार ने मुझे 500 वापस कर दिए। और अब बाकी रात हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिसका मुझे भी अंदाज़ा था। मुझसे कहा ठीक है। फिर से सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गई और मैं वही ब्लैंकेट ओढ़ लिया और मैं इतनी गहरी नींद में सो गई थी कि मेरी आंखें सीधा सुबह ही खुली थी। लेकिन मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी मुझे अपनी तबीयत पर कुछ खराबी महसूस लग रही थी और मुझे थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे थे और मेरी बीपी मचल रहा था। लेकिन जब मैं सुबह के बर्तन धो रही थी तब मेरे ससुर किचन में आकर मुझसे कहने लगे मुझे ब्लैंकेट वापस कर दो। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मैं अपने ससुर से पूछना चाहती थी कि आप मुझे ब्लैंकेट क्यों लेना चाहते हो। तभी मेरे ससुर ने कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं जल्दी से जाकर ब्लैंकेट वापस ले आओ। मैं अपने कमरे में चली गई और ब्लैंकेट टिकट लेकर आ गई और अपने ससुर को वापस दे दिया। उसी ब्लैंकेट को बैग में रखकर वह वापस चले गए और कहने लगे बहू मुझे बहुत काम है, तुम अपना ख्याल रखना। उनसे मैंने कहा ना जाने यह सब क्यों हो रहा है। मैंने कहीं ब्लैंकेट दे देते तो कहीं मुझसे वापस ले लेते। पता नहीं मेरे ससुर क्या कर रहे थे। बूढ़े लोगों की हरकतें भी बड़ी अजीब होती हैं कि लोगों की बातों में जल्दी ही आ जाते हैं। अगर ब्लैंकेट ले लिया था तो फिर चुप करके रख लेते। 1000-500 में क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर चीज़ महंगी ही मिलते हैं। लेकिन मेरे ससुर को यह बात कौन समझाएगा। मेरी तबीयत सारा दिन ख़राब रहती थी और मन में बहुत खुश हो रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह मेरी इस बात पर यकीन हो जाता कि मेरे पास मेरे पति की कोई ना कोई निशानी रह जाएगी जिसके सहारे मैं अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार सकूँगी। मैं सोच लिया था कि अगर मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम पर ही रखूँगी और इसी तरह मेरी ज़िंदगी में मेरे पति की कमी नहीं रहेगी और तो जो होगा तो मेरा भी अपना होगा और जिसे मैं अपना कह सकूँगी। वरना मेरा दुनिया में कोई नहीं था, एक पति ही था जो मुझे इस दुनिया में इतनी जल्दी छोड़कर चला गया था। मेरे ससुर ने तो मेरा करने का रूटीन ही बना लिया था। मैं रोज़ काम से आने के बाद ब्लैंकेट दे दिया करती और सुबह को मुझे वापस ले लेती और रात को तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नींद आती थी कि मुझे अपने होश ही नहीं रहता था। मैंने सुना था कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे बहुत ज़्यादा थकान और नींद आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब सी होने लगती है। इसलिए मेरे दिमाग इन चीज़ों की तरफ लगा हुआ था
2-3 दिन बाद मेरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी और मुझे बहुत अफसोस था। मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरे पति की मेरे पास कोई निशानी नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था और मैं फुट-फुट कर रो रही थी। मैं अपने ससुर को भी यह बात खुलकर नहीं बता सकती थी। मेरे ससुराल ने जब मुझे रोते हुए देखा तो पूछने लगे, रो क्यों रही हो? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही माता पिता की याद आ रही है। पर अब इस बात पर मैं हैरान होने लगी थी। अगर मैं माँ नहीं बनने वाली थी तो फिर मुझे इतनी नींद क्यों आती थी और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों रहने लगी थी? क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी यह सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। न जाने मेरी तबीयत ख़राब इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। घर में कोई औरत नहीं थी जिसे मैं कहती कि वह मुझे अपने साथ डॉक्टर ले जाए। अगर मैं अपने ससुर को कहती तो यह बात बहुत अजीब लगती और अपने चाचा को कहती तो वह भी क्या सोचते। काश अगर मेरी पति अभी ज़िंदा होता तो मैं उसके साथ अभी डॉक्टर भी चली जाती और उसको अपने हर परेशानी के बारे में खुलकर बताती। लेकिन मुझे परेशानी ज़्यादा होने लगी तो रात को मुझे बड़ी बड़ी गहरी नींद आती थी। पता ही नहीं चलता था कि मैं कब सो गई और कब जागती हूँ। सुबह को भी मेरी आंख सुबह को 10 बजे से पहले नहीं खुलती थी। और एक दिन एक बात मेरे सामने आई जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर बहुत ही इतने भारी ब्लैंकेट को अपने हाथों से धो रहे थे कि वह ब्लैंकेट को आकर धो क्यों रहे थे। इनका क्या लगता है कि ब्लैंकेट को गंदा कर दिया? अगर ऐसे उनको ब्लैंकेट गंदा लग रहा है तो वह मुझे बता देते, मैं धो देती। लेकिन यह ब्लैंकेट तो मेरे कमरे में रखा हुआ था तो फिर वह मेरे कमरे में मेरी परमिशन के बिना जाकर यह ब्लैंकेट लेकर आ गए थे। मुझे तो लग रहा था कि अपने बेटे के मरने के बाद मेरे ससुर पागल हो गए। बड़ी अजीबोगरीब तरह की हरकतें करते रहते थे और हर दूसरे तीसरे दिन ब्लैंकेट को धोते रहते थे। देखिए, ब्लैंकेट को इतना ज़्यादा कौन धोता है? रात को कहते हैं थे कि इसे इस्तेमाल में लेना और सुबह कहते ही कि मुझे वापस दे दो। इसी तरह से मैं हरकतें कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं लग करता। लेकिन मैं भी अपने ससुर को कोई सवाल नहीं करती क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो मेरे ससुर का नुकसान हुआ था। उन्होंने बुढ़ापे में अपने जवान बेटे को खो दिया था और मेरे पति की डेड बॉडी भी थी। डेड बॉडी भी नहीं मिली। बस होटल वालों ने इतना बता दिया था कि वह इस दुनिया से जा चुके हैं। इस सिलेंडर फटने की वजह से उनकी मौत हो गई क्योंकि वहाँ पर और भी लोग खाना बना रहे थे और उनकी बॉडी नहीं मिली थी। आखिरकार मेरे ससुर ने अपने बेटे को भी जी भर कर नहीं देखा था और मैं भी नहीं देखा था। इसलिए शायद हमारे अंदर बहुत दुख भरा हुआ था और इस दुख को निकालने के लिए वह अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे थे। मैं तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मैं अपनी तबीयत की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतनी ज़्यादा परेशान क्या मुझे घर का कोई काम भी नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मेरे ससुर घर पर मौजूद नहीं थे तो हमारे पड़ोस में रहने वाली कमला मासी हमारे घर पर आ गई। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत तो ख़राब लग रही है, इस तरह से थोड़ी होता है। अगर घर में कोई औरत नहीं है तो सिर्फ ससुर रहते हैं तो तुम परेशान उनको बता दोगी तो फिर किसको बताओगी? इसको शर्माने वाली कोई बात नहीं है। एक दिन शर्म से मर जाओगी। चलो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। वह मुझे अपने साथ अस्पताल लेकर चली गई। डॉक्टर ने मेरा बहुत अच्छे तरह से चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं। डॉक्टर ने मुझे मेरे डेट के बारे में पूछा था। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें कहा कि ऐसा पहले लगता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इस बात को भी 1 महीना गुजर चुका है और मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि चेक करने पर कुछ नहीं आता, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट से चेक करने पर सारी डिटेल निकाल दी जाती है। और ऐसा भी होता है कि औरत को कुछ नहीं पता चलता कि वह माँ बनने वाली होती है। मुझे तो डॉक्टर की बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि देखो, तुम्हारे किसी के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है। मैंने कहा, डॉक्टर भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। तभी तो उनकी विधवा बनकर उनके घर में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और मैं डॉक्टर को बताया कि हमारे घर में तो मेरे बूढ़े ससुर के अलावा कोई भी नहीं रहता और मैं किसी के घर आती जाती भी नहीं हूँ। सारा दिन घर में ही गुजार देती हूँ।
डॉक्टर ने कहा ठीक है, बुरा मत मानो, लेकिन इस तरह के केस में हमें ऐसे सवाल जवाब करने पड़ जाते हैं। लेकिन तुम माँ बनने वाली हो, यह बात तो पक्की है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या सच कह रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपनी डेट भूल गई हो। मैं फिर से हिसाब लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब में तो यह बच्चा मेरे पति का नहीं था। मैंने डॉक्टर को झूठ बोल दिया कि कहीं मेरे बारे में बदनामी ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ मोहल्ले की भी औरत भी आई हुई थी और उन्होंने बताया कि मैं हमेशा इसी डॉक्टर के पास ही आती हूँ। डॉक्टर से बात करते टाइम तो उनके कैबिन से बाहर बैठी हुई थी। लेकिन अगर कल को मेरे बारे में वह पूछ लेती तो फिर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। मैंने कहा कि आप ठीक कह रही हो डॉक्टर, मैं अपने डेट भूल गई हूँ, मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी और उन्होंने कहा कि अपनी सेहत बहुत ख़राब है, आपको यह बहुत ख्याल रखना होगा। पर मैं यह सोचकर हैरान थी कि यह बच्चा किसका है और मेरे साथ यह सब क्या हो रहा था। जब मेरे पति इस दुनिया से चला गया था, एक ही हरकत मेरे साथ बहुत अजीब हो रही थी, जिसका संबंध मेरे ससुर के साथ था, और वह ब्लैंकेट वाली बात थी। और दूसरी बात यह थी कि मैं दूसरी रात को बड़ी गहरी नींद आती थी। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मेरे दिमाग में इतने सारे दुख भरे थे, तो मेरे में किसी सुकून से कैसे सो सकती थी। किसी इंसान को छोटी सी टेंशन भी होती है तो रात को सो नहीं पाता, और यह मेरा तो पति ही इस दुनिया से चला गया था, और मैं रात को इतनी गहरी नींद में सो जाया करती थी कि मुझे किस चीज़ का हर किस नहीं होता था। कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर था। इसके बारे में आप मुझे पता लगाना ही था, और मैं सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। जो भी मैं कर रही थी मुझे वह नहीं करना था। मतलब मुझे एक दिन के लिए अपना रूटीन चेंज करना था, और मैं अपने रूटीन में बदलाव लाना शुरू कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था, कहीं मुझे खाने में तो कोई ऐसी चीज़ मिलाकर नहीं दे दी जा रही थी जिससे मुझे नींद आ जाती थी। मैं यह सोचकर हैरान थी, आखिर ऐसा कैसे कौन करेगा। रात को ससुर ने फिर से वही ब्लैंकेट मुझे वापस कर दिया। अब तो वह ब्लैंकेट इतना पुराना हो गया था, फिर भी वह उसे बाग में डालकर मेरे ससुर लेकर आते थे, जैसे ही वह अभी भी नया है। पता नहीं उनके साथ लेकर जाते ही क्यों थे। मेरे ससुर ने आज जब मुझे ब्लैंकेट दिया तो मुझे बड़े प्यार से उनसे ले लिया और कहा कि ठीक है, मैं इसको खोल कर सो जाऊँगी। आज मैंने उसे ब्लैंकेट के बजाय दूसरा ब्लैंकेट और लिया था और मैं सोने के लिए लेट गई। लेकिन मैं हैरान थी, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी नींद इस ब्लैंकेट के साथ क्या संबंध था, यह क्या हो रहा था मेरे साथ में। मुझे तो आज बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि रात का 10 बज गया था, 1 बज गया था, और वैसे मुझे लेटे ही नींद आ जाया करती थी। बाहर बिल्कुल खामोश छाई हुई थी। थोड़ी देर के बाद कुछ खटर पड़ की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद यह तो मेरे ससुर पानी पीने के लिए उठे होंगे या फिर वॉशरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था और वह मेरे कमरे के अंदर आने लगा। मेरे कमरों की लाइट बंद थी और मेरे कमरे में अंधेरा था, और मैं अपने आप पर कंट्रोल किया और सोने की एक्टिंग शुरू कर दी, क्योंकि मुझे देखना था कि यह कौन है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था आखिर यह कौन था और इसका मेरे कमरे में क्या काम था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह इंसान मेरे बराबर में आकर लेट गया और मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा, मैं चिल्लाकर शुरू कर दिया, और जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की तो यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। उन्होंने ब्लैंकेट की तरफ देखा और गुस्से से कहने लगे कि आज तुमने मेरा दिया हुआ ब्लैंकेट क्यों नहीं ओढ़ा। कि ससुर मेरे किस तरफ कर रही थी। मेरे साथ में चिल्लाने लगी। वह कहने लगी कि बदतमीज औरत, चिल्लाती क्यों हो। पूरी तरह से घबरा गई हुई थी। मैं कहा, बाबूजी आप यह सब क्या कर रहे हैं। तो मेरे ससुर घबरा गए थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी मेरी आवाज़ से जाने लगी थी, और मोहल्ले वालों ने हमारे घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। बाहर से आवाज़ आ रही थी, यह क्या हो रहा है। पड़ोसन ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और मेरे चिल्लाने पर उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और एक औरत एक आदमी घर के अंदर आ गए। जैसे मेरी अच्छी जान बच गई, जान पहचान थी। मैंने उनको चिल्ला कर इतना कहा कि पुलिस को बुलाओ, याद में मेरी इज्जत लूट रहा है। यह लोग यह सुनकर हैरान रह गए। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। मोहल्ले वालों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था
कि किसी औरत की इज्जत बचाना है या नहीं। दरअसल मोहल्ले वालों तो खुद इतने इनसे स्ट्रॉन्ग होते थे कि अगर कोई कर या कोई इस तरह का इंसान उनके हाथ लग जाए तो उसे मार मार कर अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहते थे। और ऐसा ही हुआ था। आदमियों ने मेरे ससुर को दबोच लिया था। यह सब कहते रहे थे कि इस मोहल्ले में सारे इज्जतदार लोग रहते हैं और तुम अपनी बेटी समझकर बहू के साथ क्या कर रहे थे। यहाँ पर मैंने एक औरत को सब कुछ बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे नहीं पता था कि यह बच्चा किसका है। आखिरकार मेरे ससुर ने जवाब खोल दी। उन्होंने कहा कि वह बस इस ब्लैंकेट के ऊपर नींद की दवाई छिड़क लेता हूँ। जब से मैं इस ब्लैंकेट को ओढ़ती वह दवाई सांस के जरिए मेरे अंदर चली जाती और मैं बेहोश हो जाती और उसके बाद वह मेरी इज्जत पर हमेशा हमला कर देता था। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था वह मेरे साथ यही कर रहा था। यह मेरी अपने बेटे पर इस दुनिया से जाने का मेरा फ़ायदा उठा रहा था और यह बच्चा भी मेरा ससुर का ही था। यह बात सुनकर सारे लोगों ने मेरे कानों पर हाथ लगा लिया कि मेरे ससुर मेरे साथ इतना घिनौनी काम कर रहा था। लोग कहने लगे, हे भगवान, क्या ज़माना आ गया। कुछ लोग मुझसे कहने लगे कि अगर ऐसी ही हो गया है तो इन दोनों की शादी करवा दी जाए। लेकिन मैं हंगामा कर दिया और अपने चाचा को भी बुला लिया। मैंने कहा कि मैं सुसाइड कर लूँगी लेकिन इस इंसान के साथ कभी शादी नहीं करूँगी जो मेरी इज्जत के साथ खेल रहा है। तो मैं उससे अपना पिता समझती थी। मेरे चाचा ने कहा कि अब तुम्हारी चाची कुछ भी कहे, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूँगा। आखिर मैंने यह दिन देखने के लिए तुम्हारे इस घर में शादी नहीं की थी। तो मेरे मरे हुए काफ़ी भाई की बेटी हो और मैं अपने भाई की आखिर निशानी के साथ इतना बड़ा होता नहीं देख सकता। मैं चाचा के गले लगाकर खूब रो रही थी और चाचा मुझे तसल्लियाँ दे रहे थे। चाचा मुझे अपने साथ लेकर चले गए और वह बच्चा भी दुनिया और उस बच्चे की इस दुनिया में आ गया था। वह अब एक लड़की थी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। यह सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई क्योंकि भगवान ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया था। मेरे पति वापस आ गए। मुझे देखकर हैरानी हुई थी। वह समझ कि लड़की उसकी बेटी है। बहुत देर तक वह हम दोनों की पति पत्नी एक दूसरे से गले लगकर रोते रहे। मैं भी अपने पति से गले लगकर फुट फुट कर रो रही थी। दरअसल मेरा पति मरा नहीं था, वह अस्पताल में ही था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वह काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, जिस वजह से वह चल फिर भी नहीं सकता था और ना ही वह बोल सकता था। अब किसी को पता नहीं था कि वह कौन है, इसलिए किसी ने इसको घर वालों को नहीं बताया कि मेरा पति मरा नहीं था, बदल कि बेहोश हो गया था और ज़िंदा था। मेरे पति दूसरे 1 साल बाद घर वापस आया था। जैसे ही वह रिकवर हुआ फ़ौरन अपनी पत्नी से मिलने चला गया। मैंने अपने पति को उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। यह सुनकर वह भी बहुत हैरान हुआ था और बहुत अफसोस हो रहा था। मेरे पति ने कहा कि अब मैं क्या करूं, यह सब क्या हो गया। मैंने कहा कि कुछ मत करो, बस मुझे अब छोड़कर मत जाना। उसने कहा कि आज से मेरे पिता के साथ मेरी कोई संबंध नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ इस बेटी की परवरिश करेंगे। आज ही मुझे लगता है या तो वह बुरा सपना था जिससे मैं गुजर रही थी, या फिर वह कोई अच्छा सपना था जिसको मैं गुजर रही थी कि मेरा पति वापस आ गया। अब बस मैं अपने सपने से जागना चाहती थी। मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। अब दोबारा अपने पति को कभी खोना नहीं चाहती थी और नहीं दोबारा अपनी ज़िंदगी को नरक बनाना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा पति मुझे उस शहर से अपने दूसरे शहर लेकर चला गया और वहीं पर हम दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।